Today we will discuss about stomach. First हमने mouth, then second buccal cavity और oral cavity, then third pharynx, fourth esophagus और अब fifth number पर हम stomach को explain करेंगे as a part of alimentary canal. Stomach is a major part of alimentary canal. Where protein digestion take place. प्रोटीन्स का डाइजेशन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है स्टमक में। और प्रोटीन हमें पता है कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और हमारी डाइट में जो प्रोटीन्स आते हैं उनसे अमीनो एसिड में ब्रेक करना है, तो प्रोटीन्स का डाइजेशन जो स्टार्ट होता है तो यहाँ पर वो टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन होगी वहां पर। इसीलिए इंटेक ऑफ फूड के बाद स्टमक में वो फूड डाइजेशन के लिए एटलीस्ट 2 आवर्स तक पड़ा होता है। कभी कभार तो अगर वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हुए, ओके, जैसे कि कोई अगर नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहा है तो उसमें वेरी कॉम्प्लेक्स एनिमल प्रोटीन्स हो सकते हैं और वो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए इवन 3, 4, 5 आवर्स भी वहां पर लग सकते हैं। ओके, इसलिए कभी कभार ज्यादा टाइम तक भी वहां पर वो प्रोटीन हो सकते हैं। और अगर उस बीच में अगर ज्यादा एसिडिटी हो गई या फिर कोई ज्यादा वर्कलोड आ गया या फिर कुछ ऐसा कुछ स्ट्रेस होने से तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो प्रोटीन डाइजेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है थोड़ा, ये स्टमक में हो रहा है। स्टमक से रिलेटेड टर्म है गैस्ट्रो और गैस्ट्रिक। ओके, गैस्ट्रो और गैस्ट्रिक। जब हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था तब मैंने आपको गट के बारे में बताया था कि गट इट मींस इसोफेगस से लेकर तो एनस तक के पार्ट को हम गट बोलते हैं। ओके, और स्टमक से लेकर तो इंटेस्टाइन के पार्ट को हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। जीआई ट्रैक्ट इंक्लूड्स, जीआई ट्रैक्ट में क्या होता है? जीआई ट्रैक्ट इंक्लूड्स स्टमक, जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआई का फुल फॉर्म आप लोग को क्लियर होना चाहिए पहले। जीआई ट्रैक्ट that is gastrointestinal tract. Okay, gastrointestinal tract. Okay, it includes स्टमक, गैस्ट्रो। मैंने अभी भी कहा आपको कि गैस्ट्रो और गैस्ट्रिक के टर्म स्टमक के लिए यूज करते हैं हम। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये जीआई ट्रैक्ट के अंडर में इंक्लूड है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है माउथ से लेकर तो एनस तक का पार्ट। गट जब हम टर्म यूज करेंगे तो गट का मतलब होता है इसोफेगस की ओपनिंग जो होती है गुलेट, तो गुलेट से लेकर तो एनस तक का पार्ट। और जीआई ट्रैक्ट का मतलब है स्टमक से लेकर तो एनस तक का पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग होती है आउटसाइड उसको हम एनस कहते हैं। स्टमक is a J-shaped organ
ओके, ये जे शेप मस्कुलर ऑर्गन होता है, सैक लाइक ऑर्गन, सैक मतलब बैग, थैला हुआ, सैक लाइक ऑर्गन। which mainly digest, which mainly initiate the digestion of, initiate the digestion of proteins. ओके, प्रोटीन डाइजेशन का जो स्टार्टिंग है वो स्टमक में होता है। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जी शेप ऑर्गन का, इसका माइक से आवाज आई बेटा, इसका माइक ऑन रह गया है शायद, देख लेना आप लोग। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कार्डियक के बारे में, मैंने कहा था कार्डियक इज द पार्ट ऑफ स्टमक। ओके, स्टमक को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी है आपके पास तो उसमें आपको 3 पार्ट्स लिखे मिलेंगे। ओके, और उसके जो एक्स्ट्रा मटेरियल दिया है उसमें हो सकता है कि उसमें करेक्शन करके वहां पर 4 लिख दिया हो, बहुत सारी बुक्स में लिखा है, या फिर नई एनसीईआरटी में वहां पर 4 पार्ट्स वहां पर बताता है। तो स्टमक हैज 4 पार्ट्स। We can divide stomach into 4 parts. Which are the, तो फर्स्ट पार्ट जो है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि ये जे लेटर लाइक यहाँ पर है। ओके, आपको शायद ये ऐसा दिख रहा हो। ओके, ये जे लेटर लाइक, इसलिए इसको जे शेप हमने कहा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब ये यहाँ पर इस तरह से बना है, यहाँ पर ये कैसे आया? ओके, तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे 2 लंग्स, ओके, हमारे जो 2 लंग्स है उन दोनों लंग्स के बीच में एक यहाँ पर ये वैकेंट स्पेस है पूरा मिडल में, इसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनल स्पेस। ओके, दोनों लंग्स के बीच में स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनल स्पेस। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसी को अगर चाहिए तो, लेकिन मैं इसको मिटा सकता हूँ, इसलिए अगर कोई नोट करना चाहे तो आप भी नोट कर लो कि इन बिटवीन 2 lungs the vacant space is known as mediastinal space. ओके, और इस स्पेस में हार्ट लोकेटेड होता है, ह्यूमन हार्ट यहाँ पर इस तरह से लोकेटेड होता है। ओके, आपको ऐसा हार्ट नहीं बनाना है। ओके, याद रखना, आप हायर स्टैंडर्ड में हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, रियल डायग्राम के आसपास आपको उसका रिप्रेजेंटेशन करते आना चाहिए। नहीं आता हो पूरा चलेगा, लेकिन उसके आसपास हम वहां पर बनाते आना। ओके, हार्ट ऐसा नहीं होता, किसी लीफ के शेप जैसा ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हार्ट जिस तरह से मैंने आपको दिखाया बेटा यहाँ पर, आज कुछ ज्यादा ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। कुछ न्यू स्टूडेंट है क्या बेटा आज क्लास में?
किसी का माइक ऑन हुआ, बोलो बेटा क्या नाम है आपका? ऐमान, ऐमान सिद्दीकी। बेटा आप तो पुराने स्टूडेंट हो, आपका माइक ऑन है। कस्तूरी देशमुख, आपका फर्स्ट डे बेटा आज। कस्तूरी बेटा आपका आज फर्स्ट डे है। आपका माइक ऑन हुआ था लेकिन मुझे, बेटा आपका माइक ऑन हो रहा है लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही है। पहले आप माइक ऑन कर लो, देन उसके बाद में बात करो बेटा। कस्तूरी, नहीं आवाज आ रही। सृष्टि शेंडे, आपका फर्स्ट डे क्या बेटा आज? नो सर। ओके, कस्तूरी आपका माइक ऑन हुआ है बेटा, आप बोल सकते हैं अब। आप लैग कर रहे हैं शायद कस्तूरी। बेटा किसी का फर्स्ट डे होगा तो बता दो, माइक ऑन करके बताओ। ठीक है, नहीं बता रहे तो फिर बाद में पता चल जाएगा, लेकिन आप लोगों का उसमें लॉस होगा। अगर आप अगर बता देते हैं किसी का फर्स्ट डे है तो मैं उसको बता सकता हूँ कि क्या हो चुका है अभी तक, क्या पोर्शन और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। तो स्टमक के बारे में पढ़ रहे हैं, बट हम यहाँ पर हार्ट के बारे में क्यों बताने लग गए? क्योंकि यहाँ पर जो कार्डियक पार्ट एक्सप्लेन करना है उसके लिए हमें यहाँ पर बताना जरूरी है। तो ये हार्ट का एक्सटर्नल पार्ट, और यहाँ से फिर आर्टरीज, आने वाली वेन, ठीक है, यहाँ से इस तरह से यहाँ पर सब कनेक्टेड होगा इसके साथ में। तो लंग्स में, लेफ्ट लंग में, क्योंकि हमारा हार्ट साथ, अगर आपने राइट हैंड की क्लोज फिस्ट कर दी, फिस्ट क्लोज कर दी, तो ये जो क्लोज फिस्ट है उसको अगर आपने सेंटर में रखा यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से हमारा हार्ट होता है। ओके, उससे आपको एक अंदाजा लग सकता है, जिसके कारण आपको दिखेगा कि ये टेपर डाउन हो रहा है, इधर की तरफ झुक रहा है, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा जा रहा है, राइट साइड की तरफ कम है। ओके, तो आपने मैंगो देखा होगा, मैंगो भी उसी तरह से जो है वो टेपर डाउन होता है, उसका एंड कोनाइकल एंड जैसे। और ये राइट पार्ट फिर इधर की तरफ लेफ्ट पार्ट में झुका हुआ है, ठीक है। तो हार्ट का ये पार्ट लेफ्ट पार्ट में ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए वो सेंटर से थोड़ा टिल्ट होकर के लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। इसलिए लंग्स में यहाँ पर लेफ्ट लंग में, ओके, लेफ्ट लंग डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, हमारे जैसे हम यहाँ पर रखेंगे तो दोनों लंग्स, तो ये लेफ्ट वाला लंग हो गया। तो लेफ्ट वाले लंग में यहाँ पर जो है नॉच होती है, तो अपर कार्डियक नॉच लंग में बन रही है, और लोअर कार्डियक नॉच, क्योंकि कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, ओके, कार्डियक का मतलब हार्ट से रिलेटेड, तो ऊपर की तरफ वो लंग्स में बना रहा है वो नॉच, ओके, ऊपर वो लंग्स में बना रहा है नॉच, ठीक है, इस तरह से लंग्स में बना रहा है नॉच। लेकिन नीचे, क्योंकि ये थिक भी तो है, ओके, थिक भी होगा ये, हार्ट कोई फ्लैट थोड़ी है, ओके, थिक है, तो थिकनेस भी है उसकी। तो ऊपर से अगर वो, ऊपर से अगर लंग्स को वहां पर नॉच बना रहा है लेफ्ट लंग को, तो नीचे की तरफ भी जो ऑर्गन होगा उसके भी कांटेक्ट में आ रहा होगा, तो नीचे की तरफ उसकी स्टमक आता है इधर से, ऐसा हमारा स्टमक यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर की तरफ आता है, ओके। तो हमारा स्टमक यहाँ पर रहता है, यहाँ से इधर की तरफ। तो जो पार्ट स्टमक का हार्ट के
नीचे वाले पार्ट के कांटेक्ट में आता है, वो उसमें भी एक कार्डियक नॉच यहाँ पर भी बन जाती है। ओके, ये अपर वाला हार्ट का अपर वाला पार्ट लंग्स के कांटेक्ट में आ रहा है, लेफ्ट लंग के, और लोअर वाला पार्ट ये स्टमक के कांटेक्ट में आ रहा है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर भी वो हार्ट का पार्ट, यहाँ पर भी हार्ट के कारण, हार्ट के कारण, इसलिए ऐसा जे शेप बना है। बेटा प्लीज माइक बंद करो बेटा, ईमान खास करके। इसके कारण यहाँ पर ये नॉच बनी है हार्ट के कारण, और हार्ट के लिए हम कार्डियो और कार्डियक ये टर्म यूज करते हैं। जैसे हार्ट स्टडी करने वाले को कार्डियोलॉजिस्ट, और जो सर्जन होते हैं उनको कार्डियक सर्जन, वहां पर हम बोलते हैं। इसी तरह से इस पार्ट का जो पार्ट, इसके कारण हार्ट के कारण ये जो पीछे की तरफ है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कार्डियक पार्ट। ये पूरा फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा कार्डियक। ठीक है, मैं इसको अंदर की तरफ से बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया है। तो ये जो पहला पार्ट है पूरा यहाँ तक, ये हो जाएगा कार्डियक पार्ट, हार्ट का। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हमने कहा। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा यहाँ पर कार्डियक, कार्डियक पार्ट। सेकंड फंडस और फंडिक पार्ट। सेकंड पार्ट फंडस और फंडिक, फंडस और फंडिक, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट, इसमें ज्यादातर सेंटर वाला पार्ट आता है, तो इसको हम बोलते हैं पाइलोरस और पाइलोरिक पार्ट। थर्ड पाइलोरस और पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरस और पाइलोरिक पार्ट। और फोर्थ वन एंट्रम, सॉरी थर्ड वन को हम बॉडी बोलेंगे, मिडल पार्ट को बॉडी बोलते हैं सर, और जो लास्ट वन है उसको हम पाइलोरस और पाइलोरिक बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन में गलत कर दिया। सेंट्रल पार्ट को हम बोलेंगे बॉडी, और फोर्थ वाला जो पार्ट है उसको हम कहेंगे पाइलोरस और पाइलोरिक। ये जो पूरा पार्ट है पाइलोरस और पाइलोरिक पार्ट। फोर पार्ट्स में स्टमक डिवाइडेड होता है, जेशन स्टमक। कार्डियक नॉच के कारण ये कार्डियक वाला पार्ट इधर की तरफ टिल्ट हो गया है, पीछे की तरफ गया है, सीधा का सीधा पाउच नहीं बना, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ निकला है। अब इसोफेगस कार्डियक वाले पार्ट में एंटर करेगा, तो जब इसोफेगस पेरिस्टालसिस मूवमेंट से फूड
लेकर के आता है स्टमक में, तो रिवर्स पेरिस्टालसिस ना हो जाए, स्टमक से वापस फूड मतलब उसका बैकफ्लो ना हो जाए फूड का स्टमक से इसोफेगस में, मतलब वॉमिटिंग ना हो जाए हर बार फूड आया तो फूड वापस ना चला जाए। इसके लिए यहाँ पर एक दरवाजा होता है, डोर होता है, गार्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। ओके, तो ये जो ओपनिंग के गार्ड होते हैं उनको बोला जाता है स्फिंक्टर। तो जो दो स्फिंक्टर है इसलिए इनके अलग अलग नाम दे दिए हैं। इसोफेगस, इसोफेगस को मैं ब्लैक कलर में ऐसा ट्यूब को बता देता हूँ कि इसोफेगस आ रहा है। इसोफेगस की ये ओपनिंग जो है जब यहाँ पर ओपन हो रही थी इसमें कार्डियक वाले पार्ट में, तो इसकी ओपनिंग को यहाँ पर गार्ड करने वाला जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर को हमने मसल का स्फिंक्टर जो यहाँ पर है इसको नाम देंगे कार्डियक स्फिंक्टर। ओके, कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होते हैं? स्फिंक्टर एक्चुअली मस्कुलर वॉल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, जिसके कारण जो ओपनिंग या अपर्चर है वो बंद, कॉन्ट्रैक्ट होने पर बंद और रिट्रैक्ट होने पर ओपन हो सकती है। तो जब फूड आना है इसोफेगस से स्टमक में, तब ये ओपनिंग रिट्रैक्ट होगी, खुल जाएगी, कार्डियक स्फिंक्टर खुल जाएगा और उस टाइम पर यहाँ पर जो मसल से बना हुआ पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद रहेगा। ओके, ये ओपन हो जाएगा इसोफेगस से जब फूड आ रहा है तब कार्डियक स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज रहेगा, क्योंकि यहाँ से खाना है तो सीधा यहाँ से बाहर ना निकल जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में बिना डाइजेस्ट हुए, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन करना है उसको एटलीस्ट 1.5-2 घंटे 3-4 घंटे तक उसको रोक करके रखना है, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटीन्स। कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स आए हुए हैं, कितने अमाउंट में आए हैं, ओके, और कितने कॉम्प्लेक्स है, उसके बेसिस पर टाइम डिसाइड होता है स्टमक में कितने देर तक खाना रुकेगा। अगर कोई लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन वाला और लेस कॉम्प्लेक्स सिंपल प्रोटीन्स वाला अगर फूड खा रहे हैं तो इजीली डाइजेस्टेबल रहेगा, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको 1.5-2 घंटे भी रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल एवरेज खाने की हम बात कर रहे हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड नॉर्मली आते थे हम, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी जो खाते थे, तो उस कंडीशंस में एटलीस्ट 1.5 to 2 आवर्स तक उसको रुकना पड़ेगा। ओके, so depending upon complexity of protein, number of protein and amount of protein, number of different type of protein and amount of protein, तो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स दोनों पर डिपेंड करता है टाइम। तो यहाँ पर जब कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होगा तो पायलट स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि फूड आ रहा है इसोफेगस से स्टमक में। फूड आने के बाद यहाँ पर डाइजेशन होगा। अगर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला पार्ट हम लिखेंगे ड्यूडेनम, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए फिर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होना चाहिए, ठीक है, और जब तक डाइजेशन चलेगा तब तक ये दोनों स्फिंक्टर क्लोज होना चाहिए। ओके, जब फूड आ रहा है तब कार्डियक स्फिंक्टर ओपन, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज। जब डाइजेशन चल रहा है स्टमक में तब तक दोनों स्फिंक्टर्स क्लोज होना चाहिए, दोनों स्फिंक्टर क्लोज रहेंगे, और जब डाइजेशन हो जाएगा तब पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा और डाइजेस्टेड जो प्रोटीन्स वाला, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन वाला और बाकी जो दूसरे मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स वाला फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। ओके, अगर गलती से ये कार्डियक स्फिंक्टर ओपन हो गया, जिसे कब हो सकता है, तो अनवांटेड फूड मटेरियल आ गया, जैसे कोई खा रहा है, कुछ खा रहा है और अचानक से लगा कि अरे
कोई गलत चीज खा ली है, कोई इंसेक्ट वगैरह खा लिया उसमें किसी ने, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि वहां पर अटपटी लग रही है, ठीक है, तो उस टाइम पर सेंसेशन जो है वो जाता है उसका, और वो फूड अच्छा नहीं है, हेल्थ बैड है, ठीक है, या फिर हमने कभी उसको प्रॉपर उसको अच्छा नहीं लगता, खाया नहीं है, तो फिर क्या होता है, थोड़ी सी एसिडिटी बढ़ने लग जाती है, और उसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्पिंक्टर ओपन हो जाएगा, और स्पिंक्टर ओपन हो गया तो यहाँ से फूड अब बैकफ्लो होने लग जाएगा, डाइजेशन होने के पहले ही बैकफ्लो होने लग जाएगा और इसोफेगस में जाएगा। अब इसोफेगस इतने फोर्स के साथ में जा रहा है, वो स्टमक उसको फोर्स के साथ में भेज रहा है ऊपर की तरफ, इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस से फिर वो बाहर तक भी आगे जा सकता है। तो इसोफेगस उसमें रिवर्स पेरिस्टालसिस कर रहा है, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट इट मींस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है, इसोफेगस में पुश किया जाता है फूड को किधर की तरफ, स्टमक की तरफ, लेकिन अब स्टमक से इसोफेगस और इसोफेगस से बाहर की तरफ जा रहा है फूड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, जिसको हम जनरली बोलते हैं वॉमिटिंग। ओके, तो वॉमिटिंग के टाइम पर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, स्टमक से बैकफ्लो होता है फूड का, कार्डियक स्फिंक्टर ओपन हो गया था। ओके बेटा, अब स्टमक से रिलेटेड दूसरी टर्म्स आगे बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से तब तक। यहाँ तक जो पढ़ा हमने उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा, कोई टर्म ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई? स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? अरे पायलोरिक स्पिंक्टर क्या होता है? बेटा स्पिंक्टर का मतलब होता है मस्कुलर वॉल लाइक स्ट्रक्चर, और मसल है तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है। ओके, यस सर। तो कॉन्ट्रैक्ट होने पर वो बंद हो जाएगा ओपनिंग, पाइलोरिक ओपनिंग जो है स्टमक के पास में, ये जो ओपनिंग हमने बनाया था पहले, ठीक है, ये बंद हो जाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाएगा, तो और उससे यहाँ पर फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना बंद हो जाएगा। ओके, सर अगर वो ओपन हो जाता है तो फूड, स्टमक में जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगेगा। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया है बेटा? यशस्वी और कौन लेता है स्क्रीनशॉट? यस सर, हो गया। गुड। ये तो स्टमक और स्टमक का पार्ट। अब स्टमक के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टमक में कौन सा जूस रिलीज होता है बेटा? कौन सा डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है स्टमक? गैस्ट्रिक जूस। गुड, क्योंकि गैस्ट्रो और गैस्ट्रिक यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। तो for the digestion of protein, for proteins digestion, stomach secretes gastric juice. ओके, गैस्ट्रिक जूस होता है, लेकिन इस गैस्ट्रिक जूस को फूड के साथ में अच्छे से मिला सके, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि सलाइवरी ग्लैंड ओरल कैविटी में रिलीज करती है, और ओरल कैविटी में रिलीज करती है तो उसको मास्टिकेशन मतलब अच्छे से सलाइवा को मिक्स करने वाला कौन सा ऑर्गन है हमारे पास? टंग। गुड, तो टंग मास्टिकेशन में हेल्प करती है, मतलब सलाइवा के मिक्सिंग में हेल्प करती है। लेकिन स्टमक खुद डाइजेस्टिव जूस बना रहा है,
ओके, और उस डाइजेस्टिव जूस अब वो मिक्स होगा फूड के साथ, तो फूड के साथ में अच्छे से मिक्स कर सके, इसलिए अब यहाँ पर तो टंग लाइक स्ट्रक्चर तो है नहीं। ओके, तो यहाँ पर होते हैं मसल्स से बने हुए रगी। रगी का मतलब होता है फोल्ड्स। रगी हमारे बॉडी में 2-3 जगह पर मिलेंगे, जैसे इंटेस्टाइनल रगी, गैस्ट्रिक रगी एंड पैलेटाइन रगी। ओके, तो रगी का मतलब होता है मस्कुलर फोल्ड। गैस्ट्रिक रगी, ओके, और मस्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट इन स्टमक। ओके, ये क्या करते हैं, ये रगी उसी तरह से फंक्शन करते हैं जैसे वॉशिंग मशीन में जो व्हील होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कपड़े और वहां पर डिटर्जेंट पाउडर वाटर डालने के बाद में वो कपड़ों को पूरी तरह से, तो वो डिटर्जेंट पाउडर का मिक्सचर जो है और वाटर का मिक्सचर वो अच्छे से कांटेक्ट में आ सके, उसी तरह से यहाँ पर भी ये बिहेव करते हैं। तो रगी मस्कुलर फोल्ड होते हैं, ये मस्कुलर फोल्ड चर्निंग मूवमेंट करते हैं। चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट मतलब पीसने जैसी मूवमेंट। ओके, तो ये दो मस्कुलर फोल्ड्स के बीच में फूड को इस तरह से ऐसा फाइन पिसा जाता है, मतलब ऐसे ऐसे वहां पर, ताकि जो जूस है वो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ फूड के पास में कांटेक्ट में आ सके। गैस्ट्रिक रगी बाय चर्निंग मूवमेंट। ओके, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि चर्निंग मूवमेंट कौन शो करता है, तो गैस्ट्रिक रगी। बाय चर्निंग मूवमेंट makes gastric juice with food which enter in stomach or foods each and every part। ठीक है, तो प्रॉपर वहां पर जो है मिक्सिंग हो जाता है चर्निंग मूवमेंट से। गैस्ट्रिक रगी जो चर्निंग मूवमेंट शो करते हैं, उनसे फूड अच्छे से फाइन पार्ट्स में आ जाता है, और उसके कारण वहां पर जो जूस, जो गैस्ट्रिक जूस भेजा गया है, वो गैस्ट्रिक जूस पूरी तरह से कांटेक्ट में आ जाता है फूड के, ताकि जितना भी फूड में प्रोटीन हो उनका डाइजेशन इनिशिएट किया जा सके, स्टार्ट हो सके डाइजेशन। ओके, पार्शियल डाइजेशन कंप्लीट होता है प्रोटीन का यहाँ पर। पार्शियल मतलब पूरा कंप्लीट नहीं। ओके, स्टार्टिंग वाला पार्ट है, हम वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे स्टमक में डाइजेशन जब पढ़ेंगे तब। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो गैस्ट्रिक जूस में मेनी कंपोनेंट्स होते हैं। गैस्ट्रिक जूस comprises of contains, सबसे मेन कंपोनेंट है HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, yes good, Pepsin. then पेप्सिन, yes very good, then different type of Trypsin. enzymes। Mucus. हम्म, Mucus. सबसे मेन एंजाइम यहाँ पर जो हमें काम का आने वाला है प्रोटीन डाइजेशन में, वो है पेप्सिनोजन। ओके, पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, HCl के कांटेक्ट में आने पर वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेप्सिनोजन और पेप्सिन अलग अलग नहीं है। पेप्सिनोजन जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर के ऊपर जब तक कैप लगी हुई है तब तक ये मार्क कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता, मतलब ये बिकम्स इनएक्टिव, तो ये इनएक्टिव कर दिया है इसने। ओके, तो कैप के कारण ये इनएक्टिव है, लेकिन जैसे मैंने इसकी कैप हटा दी और अब वहीं पर सेम जगह पर चला करके देख रहा हूं,
तो मार्किंग हो रही है, यस सर। तो सेम मार्कर है, ओके, कैप रिमूव कर दी तो इनएक्टिव से एक्टिव हो गया, ओके। तो इसी तरह से ये पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन के पास में एक्स्ट्रा एक पेप्टाइड की चेन होती है, वो प्रोटीन का ही पार्ट होता है, छोटा पेप्टाइड, ओके। तो उसकी चेन होती है जो उसको इनएक्टिव बना करके रखती है। HCl आता है और HCl इस चेन को तोड़ देता है, क्योंकि दोनों एक साथ में तब रिलीज होंगे जब फूड स्टमक में आएगा, और फूड स्टमक में आया है मतलब प्रोटीन भी आया होगा फूड के साथ में, ओके। तो इसीलिए वो HCl इस प्रोटीन की एक्स्ट्रा जो कैप है, एक एक्स्ट्रा जो पार्ट है प्रोटीन का, जिसके कारण ये इनएक्टिव है अभी, उसको हटा देता है, और जैसे हटा दिया तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो पहले इसको पेप्सिनोजन बोल रहे थे, अब इसको पेप्सिन बोलते हैं, ओके। तो याद रखना, जिस भी प्रोटीन में हम आगे सफिक्स ओजन सफिक्स लगाएंगे, ये इनएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में है। ओजन, OGN, ओजन, ये सफिक्स जहां पर भी जिस भी एंजाइम के हम सफिक्स के फॉर्म में लगाएंगे, इस सफिक्स को यूज करेंगे, प्रोटीन के नाम के पीछे लगाएंगे, ये इनएक्टिविटी को बताता है। और ऐसा ही अगर प्रीफिक्स लगाया तो प्रो प्रीफिक्स लगाते हैं, ओके, प्रो, यस सर। तो अगर प्रो एंजाइम बोला मतलब वो इनएक्टिव है, ओके। तो पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ऐसे हम एंजाइम्स के नाम लेंगे। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो प्रो प्रीफिक्स के फॉर्म में किसी एंजाइम में तो इनएक्टिव है, या फिर सफिक्स उसमें ओजन लगा है तो इनएक्टिव, ओके। ये इनएक्टिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, प्रिमिटिव फॉर्म। तो एंजाइम्स है यहाँ पर सेकंड। एंजाइम के साथ में कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, ओके। हार्मोन्स बताऊंगा मैं यहाँ पर, सीरोटोनिन, ओके, लाइपेज, लाइपेज, यस बेटा, सर लाइपेज, हाँ, पेप्सिनोजन है, लाइपेज, लाइपेज, ये ASE सफिक्स आ गया मतलब वो 100% एंजाइम है, ओके। तो पेप्सिनोजन, और आपको लाइपेज भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पेप्सिनोजन के बाद में लाइपेज, ये भी एंजाइम है। मैंने कहा था ना कि एंजाइम मेनी एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, तो एंजाइम से वो लाइपेज भी, गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज अलग अलग जगह पर मिलते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में भी लाइपेज मिलता है, उसको हम बोलेंगे पेनक्रियाटिक लाइपेज, ओके। और जो गैस्ट्रिक जूस में मिलेगा उसको गैस्ट्रिक लाइपेज। रेनिन भी मिलता है, फिर लिख लो, फिर वो भी लिख लो, रेनिन, मिल्क के डाइजेशन के लिए रेनिन, ओके। तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है रेनिन, रेनिन एंजाइम। बाकी मिल्क प्रोटीन मतलब जो केसिन प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन केसिन, ओके, उसको रेनिन डाइजेस्ट करता है। बाकी सभी प्रोटीन्स को पेप्सिन डाइजेस्ट करता है, ओके। और लाइपेज लिपिड को, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, लेकिन गैस्ट्रिक लाइपेज स्टमक में लिपिड का डाइजेशन नहीं होता, वो बाइल जूस के बाद में ही इनिशिएट हो सकता है। तो लाइपेज का कोई यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस में लाइपेज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। हार्मोन्स लाइक सीरोटोनिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, गैस्ट्रीन, ओके, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ओके। तो ये सब यहाँ पर आते हैं। तो गैस्ट्रीन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, इस तरह के हार्मोन्स यहाँ पर स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। लेकिन क्या एक ही पार्ट स्टमक का, एक ही टाइप की सेल्स इन सभी को सिक्रेट करेगी? तो हम कहेंगे नहीं, सभी को सिक्रेट करने वाली सेल्स अलग अलग है। तो स्टमक में कौन कौन सी ऐसी सिक्रेटरी सेल्स है जो इनको सिक्रेशन करती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
और आपको एग्जाम में हमेशा उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। ओके गुड। तो अब हम देखेंगे कि ये सभी को कौन सीक्रेट करता है, स्टमक के कौन सी सेल्स, कौन सी ग्लैंड, क्योंकि सिक्रीशन करने वाली सेल्स को हम बोलते हैं, सेल या टिश्यू को हम बोलते हैं ग्लैंड्स। secretory cells or glands and their products। तो सच टाइप की गैस्ट्रिक सेल्स जो सिक्रेटरी है, सिक्रेटरी गैस्ट्रिक सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। कौन सी सेल्स किस तरह का प्रोडक्ट सिक्रेट आउट करती है? फर्स्ट, HCl कौन सीक्रेट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके कारण गैस्ट्रिक जूस का पीएच हाईली, वेरी हाईली एसिडिक होता है। 1 to 3 pH उसका होता है, ठीक है। यूजुअली एनसीईआरटी में लिखता है गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.8, ठीक है। तो जब हम गैस्ट्रिक जूस के बारे में फर्दर और पढ़ेंगे उसमें हम लिखेंगे, तो आप लिख सकते हो pH फॉर गैस्ट्रिक जूस, pH फॉर गैस्ट्रिक जूस 1.8। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि कितना है 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, तब आपको 1.8 आंसर चूज करना है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपको ऐसा नहीं देता, और इंफॉर्मेशन देते समय या फिर क्वेश्चन में ऑप्शन पूछते समय आपको पीएच कितना है 1 to 2, 3 to 4, 6 to 7, 8 to 9 ऐसा पूछता है। तो आपको 1 to 3 के बीच वाला जो आंसर है वो मेनली आपको चूज करना है। ओके, 1 to 2 या फिर 2 to 3 ऐसा कभी कभार आपको देता है, तो आपको उसमें से बेस्ट आंसर चूज करना है। जितना कम वाला होगा वो आप रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन 1 से कम नहीं होता, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच रेंज अगर पूछी तो 1 to 3 के बीच में, और अगर एग्जैक्ट पूछा तो 1.8 है। HCl सीक्रेट करने वाली सेल्स कौन सी है? ये है, आप बोल लीजिए मैम, आपका क्या पैराइटल सेल्स। किसी का माइक ऑन है? माइक म्यूट कीजिए। मैं बोलता हूँ मैम, थोड़ा क्लोजिंग में ये, बट मैं तो पैराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है, पैराइटल सेल्स। ओके, अब मैंने यहाँ पर कुछ पार्ट, स्टार्टिंग वाला पार्ट ब्लैक मार्कर से लिखा है, लेटर वाला पार्ट यहाँ पर रेड पेन से लिखा है, रेड मार्कर से। तो मैं यहाँ पर जो ब्लैक मार्कर से लिखूंगा सब में, उससे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे मैं इसको यहाँ पर अच्छे से वहां पर याद रखने के लिए यूज करता हूँ। आप भी वो तरीका यूज कर सकते हैं या उसके जैसा ही कोई बना सकते हैं। ओके, ऐसे निमोनिक्स या ऐसे आपको वहां पर कुछ स्टेटमेंट्स बनाना चाहिए या फिर ऐसे कुछ तरीके यूज करना चाहिए जिससे कि आप नंबर ऑफ सेल्स अगर ज्यादा है, उनके प्रोडक्ट्स अलग अलग है, तो आप ऐसे चीजों में आसानी से उनको रिकॉल कर सके एग्जाम के टाइम पर। ठीक, कुछ ऐसा फनी जैसा या फिर कुछ ऐसा बनाना ताकि वो फनी चीजें जो है जल्दी से याद हो जाती है, सीधी चीजें जल्दी से याद हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर बोला पैराइटल सेल्स, तो मैंने परी यहाँ पर इसको अलग कर दिया। पैराइटल सेल्स HCl सीक्रेट करती है। पैराइटल सेल्स का अनदर नेम है ऑक्जेंटिक सेल्स, okay, also called as oxantic cells. Second, goblet cell. So,
गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट में मैंने गो को यहाँ पर कॉमन रखा है, ब्लैक मार्कर से उसको अलग से रिप्रेजेंट किया है। और गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रेट करती है, तो म्यूकस का MU। अब म्यूकस आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और म्यूकस को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कलर को आप इस तरह से भी लिखते हैं और आजकल अमेरिकन इंग्लिश में कलर को इस तरह से भी लिखते हैं। वो डिपेंड करता है आपको क्या ज्यादा अच्छे से सूट करता है। ओके, तो साइंस में कभी भी मतलब ऐसा भी नहीं कि हम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करना है, लेकिन साइंस में जो है वो इस तरह की स्पेलिंग से लिखी जाए। किसी का माइक ऑन हुआ, कुछ पूछना चाह रहा है कोई? ओके, तो गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रेट कर रही है। म्यूकस में हमने MU इस पार्ट को ब्लैक मार्कर से लिया है, मतलब हम यहाँ पर इससे कोई वर्ड बनाएंगे इससे को याद रह सके। इसी तरह से हमने HCl को भी ब्लैक में लिया और ये HCl को यहाँ पर इस तरह से। थर्ड टाइप की सेल्स है अर्जेंटाफिन सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल्स दो लोकल हार्मोन को सिक्रेट करती है। अब फर्स्ट लोकल हार्मोन मतलब क्या? तो हार्मोन दो टाइप के होते हैं, लोकल और टारगेट। लोकल हार्मोन्स इट मींस ऐसे हार्मोन जो ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंडोक्राइन सेल से सिक्रेट हुए हैं, जो जहां से सिक्रेट हो रहे हैं उसका टारगेट ऑर्गन भी सेम है या टारगेट स्ट्रक्चर भी, टिश्यू सेल्स भी सेम है। ओके क्लियर? तो स्टमक से रिलीज हो रहा है, स्टमक पर ही एक्शन करेगा, तो उसको हम बोलेंगे लोकल हार्मोन। ओके, तो अर्जेंटाफिन सेल्स दो लोकल हार्मोन को सिक्रेट करती है, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। The next cell है zymogenetic cells। zymogenetic cells, zyme ये एंजाइम का सफिक्स रिप्रेजेंट करता है और सबसे पहला एंजाइम इस सेल्स में डिस्कवर किया गया था, इसलिए सबसे पहले एंजाइम का नाम भी दिया गया था जाइमेज। ओके, जाइमेज। तो जाइम ये ईस्ट से रिलेट करता है, जाइम। ओके, और इसीलिए पहला एंजाइम जाइम मतलब ईस्ट से डिस्कवर किया गया था, इसलिए उसका नाम ए सफिक्स एंजाइम के लिए यूज करते, तो जाइमेज हो गया। और इसीलिए हम अब एंजाइम को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर जाइम ये टर्म यूज करते हैं। तो जाइम ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एंजाइम से रिलेटेड है, मतलब जाइमोजेनिक सेल्स एंजाइम रिलीज करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है। कौन-कौन से एंजाइम सीक्रेट करती है जाइमोजेनिक सेल्स? तो जाइमोजेनिक सेल्स एंजाइम, और आपको पता है तीन तरह के एंजाइम हमने लिखे थे। ओके, पेप्सिनोजन, लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड रेनिन, तीन एंजाइम हमने वहां पर लिखे थे एंजाइम्स। लास्ट यहाँ पर सेल्स है जी सेल्स। आप इसको गैस्ट्रिक सेल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन सभी सेल्स गैस्ट्रिक सेल्स, इसलिए शॉर्ट में उसको बोला गया है, उसका कोई अलग से नेमिंग नहीं किया गया, इसलिए उसको बोला गया है जी सेल्स। और ये जी सेल्स सीक्रेट करती है लोकल हार्मोन
गैस्ट्रिन को, गैस्ट्रिन ये भी लोकल हार्मोन है, मतलब स्टमक पर ही एक्ट करता है। इस तरह से ये 5 टाइप की सेल्स है और 5 टाइप के सिक्रेशंस वहां पर अलग अलग सिक्रेशन करते हैं। अब मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, तो मैं इसको याद रखता हूँ इस तरह से, परी एससीएल गोमू पहलवान के साथ अर्जेंटीना की इस्टासीरो होटल में जैन कार में बैठकर गाना गाने गए। ओके, खाना नहीं खाया, गाना गाया, तो कुछ भी और वहां पर, तो इससे कि आपको थोड़ा वहां पर ये लगे, तो परी एससीएल और गोमू पहलवान के साथ में, तो देन मतलब ऑड लगे कुछ, तो माइंड वो ऑड चीजों को जल्दी से याद रखता है। ठीक है, तो जैसे आप सीधा वहां पर बिना बोर्ड की तरफ देखिए, आप डायरेक्टली वहां पर बोल सकते हैं कि परी एससीएल गोमू पहलवान के साथ अर्जेंटीना की इस्टासीरो होटल में जैन कार में बैठकर गाना गाने गए। ओके, तो जैसे आपने बोला परी एससीएल, तो पैराइटल सेल्स, क्योंकि कोई भी सेल्स एक दूसरे से वहां पर कोई भी इनिशियल्स उसके कॉमन नहीं आ रहे, बस गोबलेट और जी को छोड़ दिया जाए। ओके, तो इसलिए हमने पूरा जी को ले लिया वहां पर, कंफ्यूजन ना हो। परी एससीएल मतलब पैराइटल सेल एससीएल से क्रिएट करेगी। गोमू पहलवान, तो गोमू गॉबलेट म्यूकस। ओके, अर्जेंटीना की तो अर्जेंटाफिन सेल्स। हिस्टासीरो होटल में तो हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन दो हार्मोन्स है, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, तो हिस्टासीरो होटल में। ओके, जैन कार में तो पहले एक मारुति की जैन कार आती थी, क्योंकि मैंने ये आज से एटलीस्ट 13-14 ईयर बिफोर बनाया था। ठीक है, तो मारुति की जैन कार आती थी, तो उस जैन कार में ZEN जैन, तो Z फॉर जाइमोजेनिक एंड EN फॉर एंजाइम। ओके, ऐसे में तो ZEN, तो जैन कार में तो Z फॉर जाइमोजेनिक, EN फॉर एंजाइम। ओके, और गाना गाने गए तो गाने का जी और गाया तो जी अगेन, तो जी सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन। ओके, तो आप वहां पर उस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा तरीका है, क्योंकि मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, 14 साल में एक बार पहली बार उसको अच्छे से वहां पर बनाया, देन याद किया। ठीक है, 1-2 बार पढ़ाया उसी तरह से, और उसके बाद में फिर अब अपने आप रिकॉल हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में भी अगर इससे रिलेटेड कभी आता है तो आसानी से, लेकिन आपको बस एक ध्यान रखना पड़ेगा कि पैराइटल सेल का दूसरा नाम है ऑब्जेंटिक सेल्स, इसलिए अगर पैराइटल सेल नहीं आया तो ऑब्जेंटिक सेल्स। जाइमोजेनिक सेल्स का दूसरा नाम है चीफ सेल्स। ओके, चीफ सेल्स, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उनके अनदर नेम है वो आपको उसके साथ में लिखना पड़ेगा, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आया। ओके बेटा, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? सर 1 मिनट। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया है बेटा? हाँ सर। यस सर। ओके, यस सर। अब हम मिलते हैं कल फिर। बाय, टेक केयर। इसको रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है, और कोई डिफिकल्टी हो, डाउट हो तो कल पूछ सकते हैं क्लास में स्टार्टिंग में ही। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा।